नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। इस बुलेटिन की शुरुआत भोपाल की एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां जेके हॉस्पिटल की नर्स शालिनी वर्मा गिरफ्तार की गई है। पुलिस ने छिंदवाड़ा में दबिश देकर उसके घर से उसे गिरफ्तार किया है। तो प्रेमी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का आरोप लगा है। सलाइन वाटर का नॉर्मल इंजेक्शन लगाकर मेन इंजेक्शन गायब कर लेती थी। 25 अप्रैल को प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए, और आज छिंदवाड़ा में दबिश देकर इसे गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने छिंदवाड़ा में दबिश देकर उसके घर से उसे गिरफ्तार किया है। तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, प्रेमी के साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करती थी। हालांकि पुलिस ने इसके प्रेमी को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाकर उसे मरीजों को लगा देती थी। और कोरोना अपडेट की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आज 2182 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,71,878 संक्रमित मरीज मध्य प्रदेश में मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 72 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अब तक 7,758 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में आज 7,479 मरीजों को वो ठीक भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,20,855 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 43,265 है। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 1 जून से अनलॉक की शुरुआत होगी, लेकिन इस दौरान बंदिशें भी जारी रहेंगी। राजनीतिक सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी। प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी ताकि भीड़ ना हो। धरना प्रदर्शन और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन दोनों पक्षों से 10-10 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में शादियों ने कई परिवार तबाह कर दिए हैं। कोरोना का खतरा भी अभी टला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को काबू करने के लिए हमने अलग मॉडल बनाया है। ग्राम, ब्लॉक, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, जिले में प्रभारी मंत्री के साथ सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, एसपी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के लिए सावधान रहने की जरूरत है। यदि असावधान रहे, बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगे और भीड़ जुटने लगी तो संक्रमण को फैलने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खुलेगा। गांव में ग्राम, ब्लॉक और जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ये तय करेगा कि हमने इसके लिए तैयार जो रोड मैप किया है वो वहां लागू हो रहा है या नहीं। और हर रोज 75,000 का टेस्टिंग का टारगेट रहेगा। 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है। और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। गांव में कौन सी गतिविधि चालू रहेगी, कौन सी बंद रहेगी, ये गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को तय करना है। और मध्य प्रदेश में हर दिन कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार अब राज्य को धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी शुरू कर रही है। ग्वालियर कलेक्टर ने रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद किस टाइम कौन सा बाजार खोलना है, किस इलाके में छूट देना है, इस बात को लेकर मंथन होगा। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी होगी और अंतिम फैसला लिया जाएगा। दरअसल प्रदेश के 5 जिले झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर और भिंड में कोरोना कर्फ्यू के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों के साथ छूट दी जाएगी। 31 मई से प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू सभी जिलों में खत्म हो रहा है। साथ ही आगे कर्फ्यू लगाना है या नहीं, इस पर निर्णय जिला कलेक्टर को ही लेना है।
शासन से हमें मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से मार्केट खोलना है, हम उस पर काम करेंगे। अभी हमने अपने इंसिडेंट कमांडर्स को निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने एरिया में प्लान बना लें। जैसे उदाहरण के लिए कहीं भीड़ भाड़ का कोई बाजार है, वो खुलेगा तो वहाँ बहुत भीड़ हो जाएगी, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, या कोई कंटेनमेंट है तो उसको रोक के रखना है। सभी लोगों से आज हमने प्लान जमा करने के लिए बोला है, आज हम सबसे जमा करा लेंगे। प्रदेश भर में जिला प्रशासन वायरस की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गया है। ग्वालियर में 3 से 4 सरकारी हॉस्पिटल में बेड के इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही 15 नर्सिंग कॉलेजों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है, जिसे प्रशासन अपने हिसाब से तैयार करेगा और संचालन करेगा। इधर मंडला में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिला अस्पताल, तनखा मेमोरियल स्कूल और AMM सेंटर में बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। तीनों सेंटर पर सारी सुविधाएं होंगी। यहां आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सकों के साथ ही बच्चों के गार्जियंस के लिए भी व्यवस्था होगी। 50 से अधिक बिस्तरों वाले बच्चा कोविड सेंटर की तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने बताया कि प्रशासन संभावित खतरे के लिए पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर का भी संभावना है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग जिला स्तर में जो है ना तैयारियां चालू कर दी हैं। 60 बेडेड हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में विद इक्विपमेंट, आवश्यक दवाइयाँ, कंज्यूमल, ये सारे जो प्रबंधन के जितने पार्ट हैं वो सारी तैयारियां युद्ध स्तर पे चल रहा है। तीसरा वेव है कोरोना का, उसकी तैयारी को लेकर हम लोगों ने ये जो हमारा ये स्थल है तनखा मेमोरियल का, यहाँ पे हमारे पास में 3-4 हॉल्स हैं। उसमें हम विशेषकर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, साइंटिफिकली ये कहा जा रहा है कि बच्चों को लेकर विशेष मतलब अगले वेव के लिए हमको तैयार रहना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम बच्चों के लिए स्पेशल कोविड आइसोलेशन सेंटर के रूप में इसको डेवलप करना चाह रहे हैं। भोपाल में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 73 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसका मकसद है कोरोना संक्रमित दूसरे लोगों के संपर्क में आने से बचे, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत अलग है। प्रशासन सिर्फ कंटेनमेंट जोन का एक पोस्टर इलाके में लगा देती है और वहां तैनात गार्ड को सावधानी बरतने के लिए, खानापूर्ति के लिए कहती है। इसके बाद यहां कौन आ रहा है, कौन किससे मिल रहा है, इसकी किसी परवाह नहीं। मध्य प्रदेश में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, तो वहीं अब ब्लैक फंगस ने चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में मिले 15 नए मरीज मिले हैं, 2 की मौत हुई है। अब तक करीब 300 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं ब्लैक फंगस से हो रही मौतों का इस पर मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान भी लिया है। स्वास्थ्य विभाग के ACS भोपाल कमिश्नर और कलेक्टर से प्रतिवेदन मांगा है। जो भी इंजेक्शन है उसकी सुव्यवस्थित व्यवस्था की जा रही है और ये सुनिश्चित करेंगे कि लोगों को इलाज मिल सके। में है, सभी लोगों का उपचार हम लोग कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में इंजेक्शन उपलब्ध हैं। आज भी 50 इंजेक्शन प्राइवेट के लिए आए थे, उन्हें भी भेजे थे हमने। इसके अलावा अल्टरनेट जो सिरप हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो भी मैं उपलब्ध कराने की लगातार कोशिश कर रहा हूँ। 50 लाख के मेडिकल इक्विपमेंट हम लोग जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दे रहे हैं। आगे भी हम लोग और कोशिश करेंगे जो कोविड में या कोविड के कारण जो भी पेशेंट्स हैं जिनको दवाई की ज़रूरत है या मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है, वहाँ पे हम लोग अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि उनको हम लोग सपोर्ट करें। सिप्ला कंपनी के संदीप जी का मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से, मध्य प्रदेश की सरकार की तरफ से इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने उपकरण से लेकर वो हर सामान जो इस कोविड की आवश्यकता पड़ती है, जो आपने दिया 50 लाख का। ग्वालियर में एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर हुआ है। ब्लैक फंगस के कारण जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे भिंड के राजकुमार शर्मा की बेटी ने पिता के लिए इंजेक्शन की गुहार लगाई। रेणु की गुहार को IBC 24 ने शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाया था, जिसके बाद प्रशासन ने राजकुमार शर्मा के लिए इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए हैं। इस पूरे मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि उन्होंने 25 मई को भी इंजेक्शन मुहैया कराए थे। उसके बाद आज पर्याप्त डोज उपलब्ध कराए गए हैं। ग्वालियर में ऐसा एक भी पेशेंट नहीं जिसको एक भी इंजेक्शन ना मिला हो। किसी को कम मिले हैं, किसी को थोड़े से ज़्यादा, लेकिन सभी लोगों को हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इसका जो अल्टरनेट पोसाकोनाजोल है वो भी हम दे रहे हैं। अल्टरनेट इंजेक्शन भी मार्केट में मौजूद है। टैबलेट्स भी हमने 100 सभी हॉस्पिटल को प्रोवाइड की हैं। तो हमारी कोशिश है सभी का प्रॉपर इलाज हो।
नेशनल हेल्थ मिशन कोविड काल में अस्थायी या आकस्मिक सेवाएं देते हैं। कोरोना वॉरियर्स को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देगा। इसके आधार पर एनएचएम की संविदा नौकरी में 10% अधिभार अंकों की वरीयता दी जाएगी। यह अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम 89 दिनों के लिए अधिक से सेवा देने के लिए मिलेगा। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन ने आदेश जारी किया है। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की टूडीज दवा कारगर साबित हो रही है। हालांकि अभी तक ये दवा इंदौर के बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल ही में शहर के एक निजी अस्पताल में मरीज को टूडीजी दवा दी गई है। इसके असर में कुछ ही घंटे में ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। वहीं मरीज की हालत में सुधार है। हालांकि ये दवा मरीज के परिजन हैदराबाद से लेकर आए थे। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने मरीज से मुलाकात भी की। पाउडर की बात आ रही है, मैंने केंद्र सरकार से बात की है। कुछ और सैंपल इंदौर आने की संभावना, कुछ आए हैं, लेकिन ये सैंपल हैं, ये अभी अधिकृत हुए नहीं हैं। तो हॉस्पिटल के द्वारा, अगर मैंने सोशल मीडिया पे भी अभी डाल देंगे, अगर कोई मेल के माध्यम से उस कंपनी के मैं नंबर और बाकी चीज़ें डाल दूंगा, अगर वो वहाँ भेजते हैं तो कंपनी कोशिश करेगी प्रोवाइड कराने की। रेमडेसिविर इंजेक्शन कालाबाजारी मामले में मोखा पर शिकंजा कसता ही जा रहा है। पुलिस ने आरोपी सरबजीत सिंह मोखा के लिए आज कोर्ट में उसे पेश किया, जहां जिला अदालत से उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है उसे। वहीं सरबजीत के बेटे हरकरण मोखा ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने पूरे अपराध के लिए अपने पिता को ही जिम्मेदार ठहराया है। उसने बताया कि पिता के कहने पर ही उसने दोस्त की आईडी से इंजेक्शन मंगवाया था। इतना ही नहीं, उसने अपनी फरारी को लेकर भी जानकारी दी और बताया कि वो फरारी के दौरान दिल्ली के 5 स्टार होटल में रह रहा था। दूसरी तरफ भोपाल में रेमडेसिविर की कालाबाजारी के मामले में आरोपी आकाश दुबे को कोर्ट में पेश किया गया। यहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। आपको बता दें कि आकाश दुबे जेके अस्पताल के आईटी सेल का प्रमुख है और 1 दिन पहले ही उसने सरेंडर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ये अपील की है कि कोरोना संकट में मरीजों की प्राथमिक इलाज के लिए एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को उनकी सेवाएं लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में परीक्षा के 15 दिनों के अंदर एमबीबीएस फाइनल ईयर के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। रिजल्ट घोषित होने के बाद मध्य प्रदेश में 1167 युवा डॉक्टर मिल गए हैं, जिससे कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर की कमी के मद्देनजर अस्पतालों में बड़ी मदद मिलेगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस फाइनल ईयर में भी शामिल हुए प्रदेश के 13 सरकारी और 4 निजी मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं की 12,000 उत्तर पुस्तिकाओं को 15 दिन के अंदर जांच रिजल्ट जारी कर दिया है। तीनों कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर किसान काला दिवस मना रहे हैं। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों से आंदोलन खत्म करने और काला दिवस न मनाने की अपील की है, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। वहीं किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने और काला दिवस मनाने का मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने समर्थन किया। उन्होंने भोपाल में अपने सरकारी निवास पर काला झंडा लगाकर केंद्रीय कृषि कानून का विरोध करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में आज किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और केंद्रीय जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसके द्वारा आज काला दिवस मनाने का ऐलान जो है पूरे देश भर में किया गया था। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी किसान संघर्ष मोर्चा के जो लोग हैं उन्होंने भी काले दिवस की घोषणा की थी, पर लेकिन यहाँ पर किसानों जो धरने पर जो किसान बैठे हैं, आंदोलन जो किसान कर रहे हैं केंद्रीय कृषि कानून का, उनके विरोध में अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है वो इस पूरे आंदोलन के समर्थन में उतर कर आए हैं। आप देखेंगे दिग्विजय सिंह का ये बंगला है, यहाँ पर भोपाल के सामना हिल्स निवास पर सरकारी आवास, यहाँ पर काला झंडा लगाकर आज ये अपील किसान संयुक्त मोर्चा के द्वारा की गई थी कि देश भर में किसान तीनों जो केंद्रीय कृषि कानून है उसका विरोध करने के लिए अपने घरों पर काले झंडे लगाएं। लिहाजा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आज काले झंडे अपने बंगले पर लगाए हैं और कृषि कानून का विरोध जो है वो दिग्विजय सिंह के द्वारा यहाँ पर किया गया है। मध्य प्रदेश के अंदर कोई बड़ा आंदोलन किसानों का इस 6 महीने के बाद काले दिवस पर देखने को नहीं मिला है, पर जो अपील की गई थी उसकी अपील का असर जरूर
देखने को मिला और मध्य प्रदेश की सियासत का एक बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है वो इन किसानों के समर्थन में आए और केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में अपने घर पर काले झंडे लगाकर विरोध जो है वो जताया है। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ सुधीर डंडोतिया, IBC 24 भोपाल। लॉकडाउन के चलते इंदौर जिले में ग्रामीण इलाकों में सब्जी मंडी बंद होने के चलते किसानों की सब्जियां खराब हो रही हैं। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार सरकार को और अधिकारियों को मानते हुए सवाल खड़ा कर रही है। इलाके में गेहूं की फसलों के पैसा भी किसानों को नहीं मिला है। हालांकि किसानों की समस्या पर मंत्री और अधिकारियों का कहना है कि कुछ ही दिनों में लॉकडाउन में नियमों में रियायत दी जा सकती है, जिससे किसानों को लाभ होगा। तो वहीं खजुराहो जिले में यास चक्रवात ने तरबूज और खरबूज की खेती करने वाले किसानों की आमदनी पर असर डाला है। छोटे किसान हैं, वो साग सब्जी का काम करते हैं, जिसको कम से कम 3 से 4 फसल उसको साल में मिलती है। लेकिन इस कड़े लॉकडाउन के कारण वो सब सब्जियां भी खराब हुई, फल फ्रूट्स भी खराब हुए। अन्नदाताओं को जो वो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा, उस आपदा, उस संकट से, उस महामारी से हम सबको मिलके सामना करना है। थोड़ी आपदा में थोड़ी कठिनाई हुई होगी, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगूंगा मेरे अन्नदाता। लॉकडाउन में तो रेट से परेशान था मैं पहले से ही, और इससे बड़ा नुकसान अभी अपना ये तूफान आया है, उसके कारण ओलावृष्टि हुई है हमारे यहाँ। कोरोना महामारी के चलते मध्य प्रदेश के सभी स्कूल बंद है। ऐसे में छात्र छात्राओं को मिड डे मील योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने जिले में स्कूलों के छात्र छात्राओं को गेहूं चावल देने का फैसला किया है। हालांकि आदेश के मुताबिक ग्रामीण और शहरी इलाकों में गेहूं चावल के वितरण के लिए अलग अलग मापदंड तय किए गए हैं। ग्रामीण प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को 6 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं ग्रामीण माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 9 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाएगा। वहीं शहरी प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को 4 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, और शहरी माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को 6 किलो गेहूं और 5 किलो चावल दिए जाएगा। भोपाल के सुकी सेवनिया थाना में पदस्थ सिपाही पर युवक के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है। हमले में युवक के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसके बाद युवक के परिजनों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया। एडिशनल एसपी ने बताया कि पुलिस ने जुआ खेल रहे युवकों पर छापा मारकर मौके से पैसे भी बरामद किए थे। पुलिस को देखकर जुआरी फरार हो गए, जिसमें कई लोगों को चोट लगी, जिसकी वजह से वो इलाके में कार्रवाई नहीं करने दे रहे थे। एसपी का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जहाँ पर जुआ खेल रहे थे वहाँ के आसपास के लोगों ने इनका विरोध किया कि क्यों घुस रहे हैं इस पर। ये तथ्य बताएं, यदि कोई पुलिसकर्मी दोषी होगा किसी भी लेवल का तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसके विरुद्ध भी कठोर वैधानिक कार्रवाई, कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को एंटीबॉडी कॉकटेल इंजेक्शन के 500 वॉयल उपलब्ध कराए थे। ये इंजेक्शन सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हल्के और मध्यम स्तर के संक्रमण वाले मरीजों को दिए जाएंगे, जिससे उनकी हालत गंभीर ना हो, और एक डोज की कीमत 59,750 रुपये है। लेकिन केंद्र सरकार ने ये निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं। एक मरीज को इंजेक्शन का सिर्फ 1 डोज लगाया जाएगा। होशंगाबाद सिवनी मालवा तहसील में दूरसंचार सेवा आज भी ग्रामीणों के लिए सपना बनकर रह गई है। जिले के लगभग 2 दर्जन गांव, जिसमें ढेकना, पलासी, बारासेल, पीपलगोटा, ये कई गांव हैं जहां पर मोबाइल टावर नहीं होने के कारण ना तो कोरोना वैक्सीनेशन का पंजीयन हो पा रहा है और ना ही सरकारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। यहाँ पर अभी महामारी कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है पहले मुझे, और यहाँ पर नेटवर्क नहीं मिलने के कारण हम वैक्सीन का उपयोग नहीं ले पा रहे हैं। समस्या टावर की है, कोई परेशानी है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बुलाने के लिए समय लगता है, जब तक आदमी की मौत भी हो सकती है। ये क्या है, यहाँ पे कोई वैक्सीन की अगर ज़रूरत है यहाँ लगाने के लिए तो उनको भी नेटवर्क ढूंढना पड़ेगा। इंदौर के परदेसीपुरा में ऑटो चालक की
पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने इंदौर के एसपी को आदेश दिया कि वो ऑटो चालक के साथ बेरहमी से पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करें। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों ने एक ऑटो चालक की बेदम पिटाई की थी। ऑटो चालक का बच्चा बिलख रहा था, मगर पुलिसकर्मी उसके बच्चे के सामने ही उसे पीट रहे थे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिस पर एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।